नमस्कार, वर्णिका में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष सारंग और आप देख रहे हैं हम सबका पसंदीदा कार्यक्रम शब्दों की सत्ता। साथियों, आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे बदनाम गली की। बदनाम गली यानी रेड लाइट एरिया की, देह मंडी की, त्वाइफों की मंडी की। और इस अंधेरी गली में पैदा होने वाली एक बेटी की, जिसने अपनी प्रतिभा के बल पर मुजफ्फरपुर से निकलकर सरहद पार दक्षिण अफ्रीका के केन्या तक पहुंचती है और आज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कोर ग्रुप की सलाहकार सदस्य है। नसीमा खुद को सेक्स वर्कर की बेटी कहती हैं और ऐसा कहकर वह गर्व महसूस करती है, उसे कोई झिझक महसूस नहीं होती है। तो चलिए हम सीधे लिए चलते हैं आपको रेड लाइट एरिया में और रूबरू कराते हैं नसीमा से। आप अपनी पहचान छुपाती नहीं है जी। क्या कारण है? क्या इतना हौसला, इतना आत्मविश्वास कहाँ से आया? देखिए, बहुत सारे, जब मैं यहाँ पैदा हुई थी और पैदा होने के बाद से जब पहली बार स्कूल गई थी, फर्स्ट टाइम नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में नाम लिखाया गया था। पैदा हुई थी? हमारे दर्शक ये जानना चाह रहे हैं। आप तो जान रहे हैं, लेकिन जी, हमारे दर्शक नहीं। आप जैसा अभी आपने बोला कि चतुर्भुज स्थान जो जानकी वल्लभ शास्त्री जी का भी घर है और हमारी जन्मभूमि भी यही है। और चतुर्भुज स्थान इसलिए हमारी जन्मभूमि है क्योंकि मैं साहित्यकार नहीं हूँ, लेकिन हाँ, एक परिचय जानकी वल्लभ शास्त्री से भी हमारा बनता है क्योंकि वो एक महान व्यक्ति हमारे इलाके में रहे। सब लोग यहाँ से आके अपना पहचान बदल लेते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान नहीं बदली, बल्कि उनकी वजह से हमारी पहचान और मजबूत हो गई। तो मैं उसी मंडी में पली बड़ी हूँ। जो इलाका है वो देवे पार्क के नाम से फेमस है, पूरे भारत में चतुर्भुज स्थान फेमस है। आप गूगल से भी सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। तो मेरी पैदाइश यही चतुर्भुज स्थान की एक घर के गली में हुई और यही मेरा परवरिश हुआ। जैसे बाकी बच्चे इस इलाके में जिंदगी जीते हैं, वही जिंदगी मुझे भी मिली। लेकिन उस वक्त जब मैं स्कूल में मेरा पहला दाखिला कराया गया था, इस इलाके में भी बच्चे स्कूल जाते हैं, तो हम लोग के साथ शर्त ये होता है कि हमें अपनी पहचान नहीं बतानी होती है, स्कूलों में नहीं बतानी होती। कारण क्या है? कारण ये है कि वही समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा। बाहर वाले बच्चे हमारे इस बच्चे के साथ कैसे पढ़ेंगे? मतलब कोई भी सभ्य परिवार एक वेश्या के बच्चे के साथ अपने बच्चे को तो नहीं रखने देगा ना। तो ये एक कॉमन सोच है। उस वक्त तो हमें नहीं पता था कि हम किसके बच्चे हैं और कहाँ से आते हैं और क्यों नहीं बताना। बस इतना पता था कि अब्बा ने कहा है नहीं बताना तो नहीं बताना। लेकिन जब बच्चे पूछते थे कि तुम किधर से जाओगी शाम को लौटते समय, तब लगता था यार अब नहीं बताएंगे तो जाएंगे तो रास्ता वही होगा। तो हम लोग बोलते थे उधर से चलते हैं, तो वो बोलते थे नहीं उधर से जाएंगे तो हमें पकड़ लिया जाएगा, वो वहां पे गंदे लोग रहते हैं और पकड़ लेते। तो हमें लगता था कि मैं तो उधर से रोज आती हूँ, फिर ये बच्चे क्यों बोलते हैं कि आप उधर से नहीं जाइए, गंदे लोग रहते हैं। ऐसा तो कोई भी मुझे गंदा, क्योंकि एक बच्चा बोल रहा है कि उधर गंदा लोग रहता है, एक बच्चा जो वहां से रोज आता है। तो वो जो एक क्वेश्चन मार्क था ना उस समय, बच्चों को जानते हैं ना कि छोटे बच्चे अगर कोई सवाल पकड़ ले तो छोड़ते नहीं है। तो मेरे दिमाग में वो था क्यों, अब्बा से आके पूछते थे क्यों नहीं बताना, हम क्यों नहीं बताते अपना परिचय। मैं अपनी सहेली के यहाँ होली में जाती हूँ, मैं ईद में क्यों नहीं बुला सकती उसको? तो नहीं बुला सकते, कारण नहीं है, कुछ नहीं है। अब यहाँ पे ये होता था कि सिर्फ स्कूल ही नहीं, यहाँ तक कि इस इलाके में कभी भी रेड हो जाएगा पुलिस का, रात को 12 बजे हो या सुबह के 5 बजे हो, जब सब लोग अल्लाह और भगवान का नाम लेते हैं, उठते हैं और कहते हैं आज का दिन हमारा बहुत अच्छा हो, तो हमें तो पुलिस के रेड के साथ शुरुआत करनी होती थी। तो ये सब जो डर था ना सर जी, ये डर ही मेरे लिए एक सवाल बन गया था। अंधेरा है चारों तरफ और सब तरफ से हाथ है, मगर कौन हाथ थामेगा, कौन हाथ खींच के फेंक देगा, इसकी कोई तो आप गारंटी नहीं। पहचान किस रूप में आप देती है सभी जगह और क्या उसमें आपको कोई दिक्कत होती है, ऐसा बता? तो ये सिलसिला 2002 में आपने सुना होगा, यहाँ पे एएसपी दीपिका सूरी आई थी। उस वक्त यहाँ पे एक रेड हुआ था और इस इलाके को पूरा रिमूव किया गया था। उस वक्त एक घटना फिर घटी। वो नसीमा जो बचपन से एक सवाल से जूझ रही थी कि कैसे क्यों भाग रहे हैं, मतलब मैं कौन हूं ये बताने के उस समय दिमाग में भी नहीं था। लेकिन जब यहाँ रेड हुआ और जब उन महिलाओं को प्रस्ताव रखा गया कि भाई आप ये धंधा गंदा है, बंद कर दो, तो बड़े अच्छे तरीके से मैंने देखा भाई पुलिस प्रशासन सब लोग आके पूछ रहे हैं। तो
तो उन महिलाओं ने कहा कि ठीक है हम बंद कर देंगे, आप हमारे लिए क्या दोगे? तो उन्होंने कहा कि 6 महीने लगेंगे, अगरबत्ती का, मोमबत्ती काम, ये सब काम शुरू हो जाएगा, फिर आप ये धंधा बंद कर देना। तो बोले कि व्यापार का धंधा बंद करने के हाँ, तो 6 महीना उनको अपना काम शुरू करने में, एक प्रोजेक्ट शुरू करने में उनको 6 महीना था। तो उन महिलाओं ने कहा बड़ी सहजता से कि भाई 6 महीना जब आपको लगेंगे तो 6 महीना हमें भी दे दीजिए। इस 6 मंथ के बाद हम खुद ही इस धंधा को छोड़ देंगे। हमारे भी बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, हमें रेंट देना होता है, हमारे ऊपर कर्ज है, बीमार व्यक्ति है, घर का खाना पीना है, सब कैसे चलेगा? ये बात उठी, कब खत्म हो गई, कब अनसुनी की गई, पता ही नहीं चला और उन सबको जेल भेज दिया गया। सारे लोगों को जेल, सारे लोगों को, जो महिलाएं उस जो मीटिंग में गई थी, सेक्स हाँ, जो उस मीटिंग में गई थी, जिन्होंने अपनी तरफ से ये बात रखी, उनके बच्चे के साथ भी, बच्चे के साथ 8 साल के साथ बच्चों के साथ भी भेज दिया गया। ये जब हुआ तो सब डर गए। अब मान लीजिए आपने मुझे बुलाया कि आइए नसीमा जी हम बात करना चाहते हैं कि इस इलाके के लिए क्या किया जाए, और जब मैं आपको अपना प्रस्ताव रखूं तो आप बोलोगे कि अरे एक धंधा वाली की बेटी हो के तुम हमको सजेशन देने आई हो, चल अंदर। वो जो घटना हुआ ना, तो मुझे लगा कि यार ये तो लास्ट स्ट्रीम वाली बात हो गई ना। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि बच्चे गए हैं, तो ये कौन बताएगा कि वे बच्चे हैं? कहां तक अपने आप को गवाही देंगे कि मैं बच्चा हूं, मैंने इनके कोख से जन्म लिया है, मैं कोई अपराधी नहीं हूं, मुझे कहीं से नहीं लाया गया, मैंने सच में एक सेक्स वर्कर के कोख से जन्म लिया। तो ये बात साबित कैसे होगी जब तक बच्चे सामने नहीं आएंगे, लोग सामने नहीं आएंगे? तो हमें लगा कि ये सिलसिला तो रुकेगा नहीं, और जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके पास भी मैं उनको ये नहीं मानती कि उन्होंने गलत किया, क्योंकि उनके पास भी एक ही नजरिया है। बाहर से आने वाले लोगों के पास एक ही थॉट है, सेक्स वर्कर मतलब देह व्यापार करने वाली औरत, इसके सिवा दाएं बाएं उनके बच्चे, उनका परिवार, उनकी स्ट्रगल कुछ नहीं दिखाई देता लोगों को, सिर्फ धंधा और एक जिस्म दिखाई देता है, और वो भी एक महिला। तो मुझे लगा कि इस बात की पहल करनी चाहिए, अगुवाई करनी चाहिए। आपको बताऊं सर जी, 1 साल, कम से कम 1 साल हम लोगों को ये शब्द अपने जुबान पे लाने, जो मैं आज बड़ी बेबाकी से बोलती हूँ कि आई एम डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर, मुझे बहुत गर्व है कि मैं धंधे वाले की बेटी हूँ, एकदम आराम से बोलती हूँ और ऐसे बोलती हूँ जैसे कि कोई मसला ही नहीं है। ये शब्द यहाँ से यहाँ तक आने में जो क्या बोले, डर जो ब्रेक होता था अंदर में, और जो घबराहट होती थी, जैसे लगता था कि अंदर से कुछ बात बाहर निकल, या कोई अंदर से खींच रहा है कि नहीं, क्यों, कैसे खींच रहा है? कि जैसे मैंने बोला कि आई एम डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर, सामने वाला ने फिर वो मेरी बात सब भूल गया। अब वो कौन देख रहा है? अरे एक लड़की बैठी है, क्या बोल रही है? डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर। डॉटर क्या है नहीं सुनाई देता लोगों को, उसके आगे की बात सुनाई दे रही है, क्योंकि वो सेक्स वर्कर ही सुनते आए हैं, डॉटर सुना ही नहीं उन्होंने। तो ये हमारी उस वक्त ये नींव रखी गई। अच्छा, अगला प्रश्न ये है कि सेक्स वर्कर जो महिलाएं हैं जो इस धंधे में आती हैं, कैसे जन्म लेती है, कहाँ से आती है, सेक्स वर्कर कौन है? देखिए, ये ही अभी पूरे भारत में क्या पूरी दुनिया में एक मिस्ट्री जैसा है। अब बहुत लोगों से पूछिएगा तो बोलिएगा कि ये धंधा अनैतिक है, ये बिल्कुल सामाजिक दृष्टिकोण से सही नहीं है, एक महिला को इस तरह का काम बिल्कुल नहीं है, हमारी बहन बेटी है। बहुत लोग इस ऐसे बात करेंगे। बहुत लोग कहते हैं कि ये तो फैशन में आ गए हैं, ये तो आजकल का ट्रेंड चल गया है और लोग इस धंधे को शौकिया अपना रहे हैं, और फैशनेबल लड़कियां आ रही है, यंग लड़कियां आ रही है, जनरेशन खराब हो रहा है। लेकिन अगर भारत के इतिहास क्या पूरी दुनिया का इतिहास देखा जाए और ग्रंथों पे भी बात की जाए, तो आप देखिए, आपको हर एक ग्रंथ की कहानी में सेक्स वर्कर का जिक्र मिलेगा। अब रहा सवाल कि अब भी जो वर्तमान स्थिति है, तो भारत में कास्ट बेस्ड सेक्स वर्कर है, जाति आधारित सेक्स वर्कर है। अब आप पूछेंगे जाति, तो अब देखिए प्रथा परंपराओं को जोड़ लीजिए। अभी महाराष्ट्र में देखिए देवदासी प्रथा, ये क्या है? क्या है ये? कोई मुझे बता दीजिए क्या है? जमीनी हकीकत वहीं से तो सर जी आप देखिए, तो अब महाराष्ट्र में देवदासी हैं, बाछरा बेरिया देख लीजिए तो एमपी में है ना। राजस्थान में ढेरों कहानी है, कालवेलिया। ये अब देखिए, मैं आपको एक किताब लेके बैठी हूँ, गोली। अब ये क्या होता था, राजपूत लोग जो थे, उनकी शादी जब होती थी तो उनको दहेज में 10, 20, 50 गोलियां देने की रिवाज थी। गोलियां मतलब बंदूक की गोली नहीं, क्योंकि हमारे जो आपके देखने वाले दर्शक है वो सोचे कि बंदूक की गोली देते थे दहेज में। नहीं, लड़कियों को गोली बोलते थे।
अच्छा, मतलब एक गोली का मतलब एक लड़की पेश कर। यस, जितना हाथी ऊंट घोड़े और दहे सोना चांदी देने से लोग खुश नहीं होता था, उतना खुश होता था लड़कियों को देने से। तो राजे रजवाड़े को ये राजपूताना परंपरा था। तो एक राजपूत की शादी हुई, उस समय उनको 10 से 50 गोली, जितनी गोली उनको मिली, और वो सब उनकी उपपत्नी के, मतलब उपपत्नी बोलने का मतलब ये नहीं कि उनको प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा, दासी के रूप में दिया जाता था, जो कि उस लड़की के मैके से उसके पति के पास आती थी, और उनका काम होता था वो 50 लोगों का कि उस पति को खुश रखना, उनके उतारे कपड़े पहनना, उनके जूठे खाना खाना, उनको भगवान की तरह पूजना, तो वो और उनकी संतान को कोई प्रॉपर्टी मिलेगी ऐसा कहीं नहीं था। जो महिलाएं जाती थी या पेश किया जाता था, वो किस समाज से, मतलब निचले? वो सब अपने दलित समाज के महीने थे। अच्छा, दलित समाज की महिला। दलित समाज। आप इस स्टोरी को, ये तो किताब देखिए मैंने नहीं लिखी ना, ये आचार्य चतुरसेन जी ने लिखी है। अब इस किताब को आप पढ़ेंगे तो आपको खुद लगेगा कि ऐसी प्रथाएं हमारे भारत में व्याप्त थी। तो कहने का मतलब कि जो वेश्यावृत्ति है या वेश्या जिसको कहते हैं, वो जो राजा महाराजा थे वहाँ एक तरीके से घोषित रूप से उनको रखा जाता था। बिल्कुल घोषित रूप से। वो भी सेक्स वर्कर ही है। हाँ, तो अब क्या हुआ, अब ये सेक्स वर्क वर्ड आ गया। अब वेश्यावृत्ति हिंदी में बोलेंगे तो लोगों को बुरा लगेगा, सेक्स वर्कर बोलेंगे तो मॉडर्न लगेगा। देखिए सोच कैसे बदल गई। अब उस वक्त एक ये रिवाज था। हाँ, अब उस तरह से उस समय से एक प्रथा चलती आ गई। अब क्या हुआ कि ये महिलाओं का, अब एक 50 महिला आ रही हैं आपके साथ, 10 महिला आ रही है, ये महिलाएं तो कोई चीज नहीं है जो 2 साल बाद खत्म हो जाएगी। ये तो एक कहीं ना कहीं आके इकट्ठा हो गए। अब इनको कोई प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं दिया गया, तो ये कहाँ जाएंगे। खैर, ये तो कुछ प्रथाएं और कुछ चीजों की। आज अगर हम इधर आधुनिक भारत में देखें तो आज जो महिलाएं इस धंधे में आती हैं वो कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, क्या ट्रेजेडी उनकी जिंदगी में आती है? देखिए आज के डेट में पूरी तरह से बोलने की मजबूरी है, ये बोलना भी गलत है। लेकिन अब एक अच्छी बात क्या है, अच्छी बात इसलिए बोल रही हूँ कि महिलाओं ने एक बात समझ में आई, जो महिला इस प्रोफेशन में लाई गई, मजबूरी क्या, कि जब आप हमको मजबूरी के नाम से ही ये काम करवाते हो, ये कह के कि तेरी जात ये है तू कर, और उसको आप सम्मान की नजर से देखते हो, तो मैं क्यों ना इसको अपने आत्म सम्मान के रूप में जोड़ के करूं। मामला यहाँ आके अटक गया। तो अब आपको क्या लगा कि अरे यार, जो लड़की हमारी दासी हो, पैर की जूती, मतलब जब मन चाहेगा तब इसके साथ खेलेंगे, नहीं तो इसको हटा देंगे, वो अब कह रही है कि मैं सेक्स वर्कर हूं और मैं अपने हिसाब से पैसा तय करूंगी और तेरे साथ उसी हिसाब से जाऊंगी। तो यहाँ पे किसको चोट लग गया, उस पूरे रिवाज को ब्रेक कर दिया इन महिलाओं ने। तो अब ये क्या हो गया, अब ये कह रहे हैं कि हम सेक्स वर्कर राइट्स की बात कर रहे हैं। अब लोग कह रहा है अगर इनको ये अधिकार मिला तो पूरे समाज में ये प्रथा नहीं रहेगी, बल्कि ये पेशा बन जाएगा, प्रोफेशन बन गया। तो आप किसी महिला को रखेल नहीं बना सकते ना, वो आपको रखेल बना के रखेगी, आपसे पैसा लेगी। तो यहाँ पे क्या जुड़ गया, अगर आप सीधा सीधा देखें तो एक पावर लॉबी जुड़ गई कि महिलाओं को समझ में आई कि आपने मेरा, अब आपके यहाँ मैं झाड़ू बर्तन करने आती हूँ और आप मेरे साथ जबरन मेरा देह का शोषण भी कर रहे हो, तनख्वाह तो 2,000 रुपए दे रहे हो ना। और कल होके अगर मैं उस घर में जाके बोलूं कि भैया इनके यहाँ मैंने झाड़ू पोछा किया और इन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती किया, तो आप क्या कहेंगे, एक झाड़ू पोछा करने वाले आके मेरे घर के मर्द पे उंगली उठा रही है। लेकिन मेरे दिमाग में एक प्रश्न है कि आप लगातार ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती रही, सेक्स वर्कर्स के राइट्स के लिए, उनके बच्चों के लिए काम किया है। देश भर की जो सेक्स वर्कर्स है या उनका जो एसोसिएशन वगैरह होगा, पिछले सालों में मैंने देखा कि बहुत सारी कई मांगों को लेकर सामने आई हैं। उनकी मांगे क्या है, वो तो चाहती हैं कि इस पेशे में बने रहें, इससे अपने परिवार का पालन पोषण करें। आपकी राय क्या है, क्या वेश्यावृत्ति खत्म करने के लिए काम हो? नहीं, देखिए सरकार क्या चाहती है और आप लोग क्या चाहते हैं? मैं ये नहीं, मेरा व्यक्तिगत ये मानना नहीं है, या मैं ये नहीं कहती कि ये धंधा गंदा है,
ठीक है, और नहीं मैं ये कह रही हूँ कि इसको बंद करना चाहिए, और नहीं ये कह रही हूँ कि इसको लाइसेंस देना चाहिए। मैं बस इतना कह रही हूँ कि लाइसेंस की मांग लोग करते हैं। हाँ, बहुत लोग भारत में, क्योंकि दूसरे कंट्री में इसको दे दिया गया है ना। बस अपना भारत और कुछ एक दो कंट्री है जहाँ पे इस पे बहस चलती है, जहाँ पे यहाँ तक कि महिला तो महिला, पुरुषों को भी लाइसेंस दिया गया है सेक्स वर्क करने का। तो लाइसेंस का मतलब कानूनी रूप से आप हाँ, मतलब ये पेशा गंदा नहीं है, वैध है, और ये करेंगे, इनके पास बकायदा लाइसेंस होगा, जैसे राशन कार्ड का ये सब होता है वैसे, और ये टैक्स भी भरेंगे। लाइसेंस का मतलब कि ये टैक्स पे ही होंगे, कि अगर ये साल में इतना ही प्रोफेशन की, तो वो सब जब हम लोगों ने मिले इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, उनके बारे में जाना कि उनको क्या मिलता है। हम लोग जो बात कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हैं और ये भी जुड़े, तो हम ये कह रहे हैं कि देखिए, किसी भी चीज को हम नहीं कह रहे कि आप लाइसेंस में दीजिए या इसको खत्म कर दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि आपको ये देखना पड़ेगा। अभी जैसे 2011 का अगर आंकड़ा बात करें, जो महिला बाल कल्याण का 28 लाख तकरीबन सेक्स वर्कर पूरे भारत में है। 28 लाख समथिंग कुछ है, मतलब मान लीजिए कि ये कुछ नाको वाको काम किए थे, तो उन्होंने वहां से कलेक्ट किया था। खैर, हाँ, जो क्या बोलो, यूनाइटेड नेशंस का एक ग्रुप है, तो कम नहीं है, 140 करोड़ 2011 की बात कर रही हूँ सर, लेकिन अभी तो बढ़ा होगा, क्योंकि लॉकडाउन के बाद से स्थिति तो बढ़ गई, बेरोजगारों की बढ़ गई, तो इनकी भी बढ़ गई, बिल्कुल बहुत बड़ा होगा। तो अब जो संख्या हमारे पास है, तो अब बात करते हैं सेक्स वर्कर की। तो आप कह रहे हैं कि सेक्स वर्कर को खत्म कर देना चाहिए, वो कह रहे हैं कि लाइसेंस दो, लेकिन मसला वो सेक्स वर्कर का असल में क्या है पता है? उनकी लाइवलीहुड, और दूसरा उनका सर्वाइव उनके बच्चों के साथ। अब जब भी सेक्स वर्कर का बात आता है तो लोग आसानी से कह देते हैं, अरे इनसे बच्चे अलग करो, ये गंदा काम करती है। मतलब कौन? बाहर के लोग, दूसरे समाज के लोग। सेक्स वर्कर जो इस धंधे में है, क्या वो चाहती है कि उनके बच्चे जो है वो इस धंधे से बाहर निकले या इसी धंधे में रहे? सर जी, ये तो कॉमन बात है ना। अब जैसे बहुत लोगों ने मेरे बारे में ये थॉट रखा कि भाई ये धंधे वाली की बेटी है, तो इससे ज्यादा क्या करेगी, धंधा ही करेगी ना। लेकिन मैंने वो क्राइटेरिया, मैं बस जानती हूँ कि अगर संविधान ने आपको हक दिया है जीने का, तो हमें भी दिया है। जब आपके लिए धोबी का बेटा धोबी नहीं हो सकता, राजा का बेटा राजा नहीं बन सकता, तो सेक्स वर्कर की बेटी सेक्स वर्कर कैसे बन सकती है? ये क्राइटेरिया आप हमारे लिए फिक्स नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप वही रास्ता जैसे आपके बच्चे के लिए स्वतंत्र किया गया कि आप तय करिए कि आपको क्या करना है, आपके बच्चे को क्या करना है, वैसे मुझे भी दिया जाए हक कि मैं क्या करूंगी, मेरे बच्चे को क्या करना है, मेरी माँ को क्या करना है। मेरी माँ को सेक्स वर्क करना था, मेरे लिए मैं कोई और रास्ता ढूंढ रही हूँ, तो मुझे वो रास्ता दिया जाए ना। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी मामला बीच बीच में आता रहा है, मानव व्यापार का। कुछ लड़कियां, कुछ महिलाएं जबरदस्ती धकेल दी जाती हैं, जो दलाल होते हैं, शब्द शायद भी चलता है, बिल्कुल चलता है, बेच दी जाती हैं महिलाएं, वो भी इस धंधे में आती है। बिल्कुल। तो आप लोगों ने शायद कई लोगों को जी बिल्कुल। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ट्रैफिकिंग की अगर पूरी बात की जाए, है ना, तो ट्रैफिकिंग अपने आप में अभी पूरे भारत में भी चर्चा का विषय है। ट्रैफिकिंग जब भी बात आती है तो लोग सेक्स वर्क पे आ जाते हैं। ट्रैफिकिंग तो ट्रैफिकिंग है, मानव ट्रैफिकिंग बोले तो मानव का ट्रैफिकिंग मतलब आपका ऑर्गन भी बिक रहा है, बॉडी पार्ट्स भी बिक रहे हैं, बहुत तरह का। लेकिन जब हम सेक्स ट्रैफिकिंग की बात करते हैं, जो सिर्फ सेक्स कराने के लिए ट्रैफिकिंग को अलग अलग पार्ट्स में देखा जाना चाहिए। ट्रैफिकिंग कह सकते हैं। एक पार्ट उसमें सेक्स ट्रैफिकिंग भी है, जिसमें सिर्फ सेक्स वर्कर या सेक्स कराने के मकसद से उनका खरीद बिक्री किया गया हो, जिस पार्ट पे हम लोग काम करते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग अपने आप में एक बहुत पूरे इंटरनेशनल मुद्दा है, सेक्स ट्रैफिकिंग भी इंटरनेशनल मुद्दा है। लेकिन मसला क्या है कि जैसे अभी मैंने एक जनसंख्या बताया, इतनी महिलाएं सेक्स वर्कर हैं, ठीक है, तो महिला है तो महिला बच्चा पैदा करती है, लड़का भी पैदा करती है, लड़की भी पैदा करती है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ट्रैफिकिंग के नाम पे अभी तक हम लोग एक ही बात किए कि ये सेक्स वर्कर हैं, इनके घर में जो लड़कियां हैं वो ट्रैफिकिंग होके आई है। अभी तक आपने कभी सुना कि इस इलाके में 5 बेटी भी पुलिस को मिली? कहीं सुना आपने? सेक्स वर्कर की बेटियां थी और पुलिस ने वो 5 बच्ची जब मिली तो उनकी पढ़ाई का इंतजाम किया, उनको इस स्कूल में दाखिला करा के। कहीं सुना आपने ऐसा? आपने बस ये सुना होगा कि ट्रैफिकिंग में 15 लड़कियां रेस्क्यू की गई, उसको रिमांड सेंटर या रिहैबिलिटी सेंटर भेजा गया, ठीक है। तो ये दृश्य कोई नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि कौन कह रहा है धंधा बंद करो? थर्ड पार्टी।
थर्ड पार्टी। और किसको बंद करो? सेक्स वर्क को बंद करो। तो सेक्स वर्क को बंद करने का मतलब कि आपके पास अभी अगर 2011 का आंकड़ा ही लेके चले तो 28 लाख महिलाएं ऐसी हैं जिनको आपको रोजगार देना पड़ेगा। बहुत अच्छा सवाल है। यहीं से एक सवाल और निकलता है, अभी चुनाव का समय है, लोकसभा चुनाव सामने है जी। जो इसी बस्ती की बात करें चतुर्थान में लगभग कितने सेक्स वर्कर्स मतलब इस परिवार होंगे? अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में तकरीबन 16 लाख सेक्स वर्कर है। 16 लाख बिहार की। वोटर्स कितने? उसके करीब वोटर होंगे सारे। मतलब वोटर्स तो हाँ, वोटर्स होंगे। देखिए यहाँ जो आप पूरा घर देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ बिहार में क्या बहुत जगह ब्रॉथल परंपरा है। ब्रॉथल परंपरा मतलब रेड लाइट एरिया, जैसे आप चतुर्भुज स्थान को बोलते हैं, इसको परिभाषित किया जाता है। वो ऐसे छोटे छोटे पॉकेट्स बने हुए हैं, क्योंकि ये महिलाएं रहेंगी कहाँ? हालांकि कानून ऐसी इसकी इजाजत नहीं देता है, लेकिन बात यह है कि आपके घर में नहीं रहेगी तो रहेंगी कहाँ? इनको तो रहने के लिए जगह चाहिए। ऐसा करके पहले राजा महाराजाओं ने इलाके बसाए थे, तो जो दूर दराज के क्षेत्र होते थे वहां पे इनको बसा दिया जाता था, जैसे जंगल झाड़ वाला ये इलाका भी पहले बोलते थे कि कब्रिस्तान जैसा हुआ करता था। तो अब जब वो महिलाएं आती हैं, बसती हैं, तो उनकी भी दुनिया है, उनकी भी जीवन है, तो वहां पे वो मार्केट जैसा बनाती हैं, फिर दरगाह बनाती, मजार बनाती। अब जैसे ये डेवलप होना शुरू होता है, कानून में तुरंत आ जाता है कि ये सार्वजनिक जगह है, तो अब क्या भाई, तो आप ये नहीं कर सकते हैं कानूनी हिसाब से। लेकिन अगर बिहार में 16 लाख जो महिलाएं हैं, उनका अपना वोटर आईडी है, अपनी प्रॉपर्टी है, वो टैक्स भी पे करते हैं, वो पानी का टैक्स भी देते हैं, सब चीज देते हैं। ये देते हैं, सिर्फ एक ही चीज का टैक्स नहीं देते, वो है धंधा का। तो सरकार की प्राथमिकताओं में क्या ये वोटर्स 16 लाख बता रही हैं? बिहार का 16 लाख होगा? 16 लाख से ऊपर है। 16 लाख से ऊपर होगा। अलग अलग स्टेट का अलग अलग आंकड़ा है, टोटल मिला के 28। सबसे ज्यादा बिहार का नहीं है, सबसे ज्यादा 16 लाख मुझे लगता है कि नहीं होगा, कम होगा। नहीं, 16 लाख है। तो 28 लाख पूरे देश का कैसे होगा? मैं आपको दिखाती हूँ, जुगनू लाइए, मैं दिखाती हूँ। 28 लाख कुछ समथिंग है। तो खैर ये सरकार की प्राथमिकताओं में ये है कि नहीं वोटर्स? ये पूरा डेटा है इसका भारत। हाँ, जरा इस कैमरे ये महिला बाल कल्याण मंत्रालय का है, मेरा नहीं है। अच्छा, ये सरकार का है। सेक्स वर्कर्स। हाँ हाँ, ये जुगनू, ये भारत सरकार का। हाँ जी। ये चलिए इस जुगनू पे बात करते हैं। तो सरकार की प्राथमिकताओं में ये वोटर्स है कि नहीं? नहीं है सर जी, अभी कोई योजनाओं का नहीं, बिल्कुल कोई योजना नहीं है, बिल्कुल कोई। हाँ, लेकिन अभी कुछ दिन पहले, कुछ साल मतलब पिछले साल एक जजमेंट जरूर आया है सुप्रीम कोर्ट का। ये एक बहुत खूबसूरत बात हुई। खूबसूरत बात इसलिए कह रही हूँ कि जो बात के पक्ष में मैं हूँ कि आप सेक्स वर्क के लाइसेंस और इस पचड़े में ना पड़ो कि वर्क कहा जाए या सेक्स वर्कर को पीड़ित महिला कहा जाए या इसको पेशा कहा जाए। इस लफड़े में ना पड़ के सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट लाया जिसमें 10 पॉइंट है, जिसमें बच्चों की बात उन्होंने की, उनके स्वास्थ्य की भी बात की। उन्होंने कहा कि सेक्स वर्कर को भी आम इंसानों की तरह देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट का इंसान की तरह ट्रीट किया जाए। कि अगर आप यहाँ बैठे हैं और मान लीजिए पत्रकार बैठे हैं, पुलिस प्रशासन बैठे हैं और कोई सेक्स वर्कर आ गए, तो उनको आप ये कह के नहीं टीच कर सकते हैं कि तू तो बेश्या है, ये नहीं कह सकते आप। कहीं ना कहीं जाति या धर्म तो लिखना ही पड़ता है। बिल्कुल लिखना पड़ता है सर जी। अगर बिहार की बात करें तो गंगा नदी के इस पार 80% आपको मुस्लिम मिलेंगे और 20% आपको मिलेंगे हिंदू। नदी के उस पार मतलब सासाराम इस सब साइड में अगर आप जाएंगे तो उधर हिंदू मिलेंगे आपको इस प्रोफेशन में। कुछ परसेंट ही हैं जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी में अपने आप को दाखिल किए हैं, लेकिन 80% मुसलमान धर्म को अपनाए हुए हैं। कुछ कारण तो सर एक तो देखिए, अगर धर्म की बात की जाए तो मुस्लिम धर्म में एक क्या बोले उसको, फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप, हाँ, कि आप आराम से उसमें सहजता से एंट्री ले सकते हैं। क्या क्या हासिल कर सकी है इस बीच संगठन के द्वारा, और ये निकालने का, इस पत्रिका में कौन लोग हैं और निकालने का क्या उद्देश्य, और अभी तक अचीवमेंट क्या मिला है? बात कहानी वही डर से शुरू हुई थी कि बात था कि मीडिया से कैसे रूबरू, वही बात है, डॉटर सुनाई नहीं देता था किसी को, तो हमें लगा क्यों ना हम अपनी बात खुद लिखें। तो वहां से शुरुआत हुई 4 पेज जुगनू लिखने की, एक डर को तोड़ने की कि आप मत मेरे बारे में लिखो, आप मत बताओ किसी को नसीमा कौन है, हम खुद ही बता देंगे। मतलब अपनी आवाज
आगे तक पहुंचाने के लिए, बिल्कुल लोगों तक, अपनी समाज पहचान के लिए एक प्लेटफॉर्म खुद से बनाया तक पहुंचाना है। कि आप मत लिखो हमें बेटी, लेकिन हम लिखेंगे तो लोग जान जाएंगे ना। इसमें लिखने वाले कौन से? ये सब इसी इलाके के बच्चे होते सेक्स हैं, वर्कर सेक्स के वर्कर बच्चे। के बच्चे होते हैं, और ये 80% तो हम इस कम्युनिटी के लोग लिखते हैं, और 20% हम सिविल सोसाइटी मतलब दूसरे हाँ, समाज के दूसरे लोगों समाज को इनवाइट करते हैं। नसीमा ने शुरुआत सामाजिक काम की शुरुआत परचम नामक संस्था से की थी और विदेश तक गई। सचिन तेंदुलकर ने भी सम्मानित किया था, सचिन तेंदुलकर के हाथों से सम्मानित हुई थी। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को बहुत संक्षेप में ये सब सारी चीजें, विदेश गई, थोड़ा सा संक्षेप में इन चीजों को आप समझने की कोशिश करें। जी, वो भी बड़ा अच्छा अनुभव रहा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम, देखिए हमारे इलाके में लोग विदेश नहीं जाते ऐसा नहीं है, सब जाते हैं, दुबई जाते हैं, मुंबई भी जाते हैं, उनके लिए मुंबई में विदेश जैसा है, गोवा जाते हैं, सब जगह जाते हैं, अपने खर्च पे जाते हैं या कोई बुलाता है तो जाते हैं। फर्स्ट टाइम जब साउथ अफ्रीका जाने की बात हुई थी, फर्स्ट केन्या। टाइम केन्या, नैरोबी में वर्ल्ड सोशल फोरम था। उस समय मैं एक नेटवर्क से जुड़ी थी जो सापी करके वो नेटवर्क था, और वो क्रिश्चियन मिशनरी के द्वारा कोऑर्डिनेट किया। तो फादर एंड्रू करके हैं, उन्होंने उनसे मैंने बात की और मैं एक मीटिंग में गई उनकी। तो अल्पसंख्यक महिला में मैं ही थी, अल्पसंख्यक भी थी, मुस्लिम भी थी, और दूसरी बात की सेक्स वर्कर की बेटी भी थी। तो उन्होंने कहा कि क्या तुम चलोगी वहां पे, अपनी बात रख सकती हूँ? मैंने कहा दुनिया के किसी कोने पे आप मुझे बोलने के लिए कहेंगे, मैं अपना परिचय देने में बिल्कुल पीछे नहीं, क्योंकि मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं अपने समाज के लिए आवाज बनना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन ये तो कर सकती हूँ ना कि बार बार नॉक नॉक तो कर सकती हूँ ना। तो वो पहली उड़ान थी मेरी साउथ अफ्रीका की। सचिन तेंदुलकर के हाथों आपको सम्मान मिला था, वो कौन सा सम्मान था? और सचिन तेंदुलकर ने क्या कुछ कोई शब्द आपको कहे? उस समय शायद अंबानी परिवार से भी कोई, जी, नीता तो वो अंबानी। क्या अनुभव रहा, तब क्या लगा आपको? क्या ये 2010 में ये हुआ था। उस समय CNN IBN की टीम आई थी यहाँ पे, और उन्होंने कहा कि हम लोग एक ऐसा अवार्ड शो करते हैं, उसमें हम लोग जगह जगह से मुद्दे कलेक्ट करते हैं और उनको हम लोग डिस्प्ले करते हैं, फिर हमारी टीम बैठती है, सिलेक्शन होता है। तो जब ये पूरा उन्होंने शूट किया और लेके गए, बाद में मेरे पास मेल आया कि आपका सिलेक्शन हुआ रियल हीरो अवार्ड के लिए, रियल हीरो अवार्ड, यूथ कैटेगरी में। तो उसमें जब मैं फर्स्ट टाइम गई वहां, उस समय 2020 न्यूज ये क्रिकेट 2020 का स्टार्ट था, तो सारे क्रिकेटर उसी होटल में थे, 5 सितारा होटल था मुंबई का, और मैं भी गई थी। मेरे लिए बिल्कुल ये था कि मैं अगर होटल में गई और रूम में जाके जैसे की लगा, मतलब चाबी लगाने के लिए वो कार्ड वाला था, पहली बार मैंने वो कार्ड वाला चाबी देखा था, तो लगाने उन्होंने मुझे गलत चाबी दे दी, और 16वें मंजिल पे मुझे जाना था। अब आप सोचो कि वहां जाके चाबी खराब हो तो अब आप क्या सोचोगे, और ऐसी जगह जहां आपने कभी पैर नहीं रखा, फर्स्ट टाइम, तो बड़ा ये लग रहा था कि अब नीचे कैसे जाऊं। तो पीछे से आवाज आया कि अच्छा ये ना चाबी गलत है मैडम, आपको दूसरी चाबी। तो जैसे लगा जाना पहचाना आवाज है, तो मैंने पीछे पलट के, भाई यहाँ पे मुझे कौन, किसकी आवाज जानी पहचानी लगी। तो वो पीछे जब पलट के देखा तो सचिन तेंदुलकर जी खड़े थे, क्योंकि वो मेरे ठीक बगल के कमरे में वो ठहरे हुए थे अपनी वाइफ के साथ। तो मैं तो उनको देखते मेरी तो खत्म हो गई, मैं तो क्या बोलूं, मैं सपना देख रही हूँ, ये क्या देख रही हूँ। वो बोले कि आप नसीमा जी हो ना? मैंने बोला जी। आप कैसे जान, आप भाई आप कल कार्यक्रम के लिए आए हो? मैंने कहा हाँ हाँ। तो उन्होंने चाबी मंगवाई, मेरा कमरा खोला, मिलते हैं फिर है ना कार्यक्रम में। मैं जी, मैं कमरा में आते सबसे पहले घर पे फोन लगाएगी, हमको पता है मेरा कमरा किसने खोला, सचिन तेंदुलकर ने खोला आपके कमरे। तो अभी आप नसीमा को सुन रहे थे, तो चलिए हम फिर मिलते हैं किसी अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए संतोष सारंग का नमस्कार।